हेलो एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम हिंदी माध्यम में व्याप्त चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी माध्यम में कई तरीके की चुनौतियां व्याप्त हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ चुनौतियों के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा कई ऐसी चुनौतियां हो सकती है जो हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हो, तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ ही में उनके ऊपर क्या समाधान हो सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ चुनौतियों को लिया है, तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली समस्या हमको देखने को मिलती है जागरूकता एवं मार्गदर्शन में कमी। बच्चे को या एस्पिरेंट्स को किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से उसको सोर्सेज फॉलो करने हैं, इसके अलावा आंसर राइटिंग एवं करंट अफेयर को कैसे लिंक करना है, PYQs का एनालिसिस कैसे करना है, प्रीलिम्स में डिफरेंट टाइप्स के नए नए क्वेश्चंस इवॉल्व हो रहे हैं, तो हमें भी अपनी स्टडी को बेहतर बनाना होगा, तो उसको हम कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का जो समाधान है या इनसे संबंधित जो भी मार्गदर्शन है वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है। आर्ट एंड कल्चर को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले हिंदी मीडियम का बच्चा तमिलनाडु NCERT उठाता है। इसके बाद वो उठाता है अपनी NCERT की बुक। इसके बाद में वो उठाता है CCRT की बुक। जब इन तीनों से मन भर जाता है तब फिर वो नितिन सिंघानिया उठाता है कि हाँ भाई सभी टॉपर्स ने रिकमेंड किया है कि नितिन सिंघानिया उठाओ, तो नितिन सिंघानिया को उठाता है। फिर जब वो 4-5 सोर्सेस पढ़ लेता है उसके बाद वो किसी कोचिंग के नोट्स उठाता है। अब जब आपके पास एक ही सब्जेक्ट के 5-5, 6-6 नोट्स होंगे तो आपका रिकॉलिंग पावर बहुत वीक हो जाएगा। साथ में इतना बड़ा कंटेंट जब आपके पास अवेलेबल होगा तो आप अपने आंसर में किस किस कंटेंट का यूज़ करें उससे रिलेटेड भी समस्या देखने को मिलेगी। तो एक प्रॉपर जो है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी उसकी बुक लिस्ट होनी चाहिए, तो उसके तौर पर हमें समस्या देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरी समस्या के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरी समस्या है पाठ्यक्रम को समझना एवं गत वर्षों के प्रश्नों PYQs के साथ लिंक करना। देखो, आप अपने सिलेबस को PYQs के साथ कैसे लिंक कर सकें, यही बेसिकली इस जो है हमारा एजेंडा रहता है। साथ में पाठ्यक्रम को समझना भी एक तरीके से कला है। इसको मैं एक बहुत ही छोटे से उदाहरण के साथ प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि GS2 के सिलेबस में एक सब्जेक्ट मेंशन है या टॉपिक मेंशन है जिसका नाम है संघीय व्यवस्था से संबंधित मुद्दे। तो अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। इसके अलावा अगर मैं पाठ्यक्रम को समझने के तौर पर और आपको एक्सप्लेन करूँ तो संघीय व्यवस्था क्या है, इसके अलावा संघीय व्यवस्था के क्या क्या प्रकार हैं, जैसे कि एकात्मक सिस्टम क्या होता है, असम्मित संघवाद क्या होता है, समन्वित संघवाद क्या होता है। अभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की चर्चा हो रही है, साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो कौन किस किस टाइप के हमारे पास संघवाद है, इसके अलावा संघवाद से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 356 क्या है, इसके अलावा वित्त आयोग संबंधी भी कुछ मुद्दे हैं। तो ये सब जो है नई नई हमारे पास चुनौतियां हैं संघवाद से रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा भी इनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, कौन कौन से आयोग बैठे हैं, जैसे कि पूंछी आयोग क्या है, सरकारी आयोग क्या है। इसके अलावा सेकंड ERC ने भी संघवाद के बारे में कुछ बोला है ना। तो ये सब बेसिकली क्या, ये सब है पाठ्यक्रम को समझने की कला, है ना। अब इसके साथ में इनको PYQs के साथ आप लिंक करिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि संघीय विषय से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, ये UPSC ने अपना कीवर्ड मेंशन कर रखा है। अच्छा, अब इसके साथ इसको हम PYQs के साथ लिंक करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2014 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो केंद्र की तरफ थोड़ी झुकी हुई है, अर्थात एकात्मक सिस्टम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 2014 में उन्होंने बेसिकली एकात्मक संघवाद के बारे में क्वेश्चन पूछा। अच्छा, 2015 में उन्होंने क्या किया, 2015 में उन्होंने पूछा कि जो इंडिया का जो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम, वो एक तरीके से सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसके क्या क्या मतलब है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की परिकल्पना पूछी गई। तो पहले उन्होंने एकात्मक पूछा, फिर उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछा। इसके साथ में 2016 में उन्होंने आर्टिकल 370 जो कि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का जिक्र करता है जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो अब उन्होंने बेसिकली असम्मित संघवाद यानी कि अनसिमेट्रिकल फेडरलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा। और इन सबसे बढ़कर लास्ट ईयर उन्होंने पूछा कि हाल ही में भारत की जो टेंडेंसी है इंडिया में, आर्टिकल 356 का यूज़ काफ़ी कम हो गया है, जो कि एक तरीके से सम्मित संघवाद को बढ़ावा देता है ना। तो इसके पीछे क्या क्या विधिक एवं राजनीतिक कारण है, इसके बारे में पूछा गया। तो आप अगर चीज़ों को लिंक करोगे, है ना, सिलेबस को PYQs के साथ, जैसे कि पहले एकात्मक के बारे में पूछा, फिर उन्होंने जो है सम्मित संघवाद के बारे में पूछ लिया, फिर उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में जो कि लास्ट ईयर पूछा गया, है ना, आर्टिकल 356 का यूज़ कम हो रहा है। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब है हमारा, हम कैसे सिलेबस को अंडरस्टैंड करते हैं, साथ में अंडरस्टैंड करने के बाद उसको PYQs के साथ कैसे लिंक करते हैं, और इन सबसे बढ़कर
आगे आने वाले वर्षों में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये सब बेसिकली पाठ्यक्रम को समझने की कला है और साथ में पाठ्यक्रम को हम कैसे PYQ के साथ लिंक कर सकें। ठीक है। अच्छा, तीसरी चुनौती के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरी चुनौती है गुणवत्तापूर्ण स्रोतों का अभाव। देखो, ये हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही लेवल पर हमको देखने को मिलती है। गुणवत्तापूर्ण सोर्सेज नहीं है, साथ में ऑथेंटिकेट सोर्सेज की भी कमी देखने को मिलती है। प्रॉपर न्यूज़पेपर नहीं है, इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स नहीं है। साथ में हम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आंसर को कैसे ऑथेंटिकेट बना सकें, है ना, कैसे हम वेरीफाई कर सकें, उसके लिए PYQs का एनालिसिस, है ना, इसके साथ में डेटास, इंपॉर्टेंट डेटास, केस स्टडीज़, है ना, ये हमारे पास नहीं है। अच्छा, इन सबसे बढ़कर जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे अर्पित कुमार को एक आंसर में 4.5 मार्क्स दे रखे थे, जबकि उन्होंने पूरे क्वेश्चन की आधी डिमांड मिस कर रही थी, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये है कि जो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो आंसर लिखा है उसको कितने UPSC में एक्चुअल में मार्क्स मिलने चाहिए उसका प्रॉपर मानदंड नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये समस्याएं देखने को मिलती है। अच्छा, चौथी समस्या के बारे में बात करते हैं। चौथी समस्या है अच्छे टॉपर्स की कॉपियों की कमी। ये समस्या भी देखो आम देखने को मिलती है। इसके बारे में मैं और चर्चा करता हूँ आपके सामने। जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट आया है। इसी के साथ में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि UPSC के किसी भी टॉपर ने GS में उनका ओवरऑल स्कोर 400 प्लस नहीं रहा, किसी भी टॉपर का नहीं रहा। तो और वहीं अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो उनका जो एवरेज स्कोर है वो 430 440 है ना, उनका एवरेज स्कोर ये रहा, जबकि हिंदी मीडियम का एवरेज स्कोर 400 से भी कम है। तो ये 40 से 50 नंबर का जो गैप क्रिएट हुआ है इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, वो है टॉपर्स कॉपी। लेकिन अब टॉपर्स कॉपी की हिंदी मीडियम में कमी है क्योंकि अच्छे क्वालिटी आंसर हिंदी मीडियम में देखने को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, अगली चौथी चुनौती के बारे में बात करते हैं। सॉरी, ये लास्ट हमारी चुनौती रहेगी जिसका नाम है नवीन पद्धतियों तथा प्रश्नों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। देखो, इसके बारे में आपको समझना होगा कि नवीन पद्धति, सबको पता है कि UPSC अपना सिलेबस और अपना जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो इवॉल्व कर रहा है। 2020 तक का अगर आप देखोगे तो उन्होंने सेम ट्रेंड को फॉलो किया है, जो कि 2017, 18, 19, 20 में लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा 21 में उन्होंने थोड़े से कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डालना स्टार्ट किए हैं। और वहीं 22 में देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो इंटीजर वाले थे, मतलब कि पेयरिंग वाले, जैसे कि 1 युग में सही है, 2 युग में सही है, 3 युग में सही है, 4 युग में सही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन थे। और 2023 का पेपर है जिसको हम हार्डेस्ट पेपर भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने लगभग आधा जो पेपर था वो उनका इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से भरा हुआ था। तो बेसिकली अगर आप देखोगे पिछले 4 से 5 सालों में तो UPSC ने अपने पैटर्न को भी इवॉल्व किया है, साथ में किस किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछती है उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो हमें भी अपडेट रहना होगा। साथ में आंसर राइटिंग की नवीन पद्धतियाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो फ्लो चार्ट का यूज़ कैसे करना है, कैसे हम जो है डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुलेट फॉर्म में हमको लिखना है, साथ में अगर कई कंपैरिजन का क्वेश्चन आ गया तो हम टेबल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसके अलावा इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाला जो पारंपरिक तरीका है वहाँ से बढ़कर हम थोड़ा जो नया इवॉल्व तरीका है, इंट्रो, बॉडी 1, बॉडी 2, ठीक है, और देन कॉन्टेक्स्ट और देन कंक्लूजन, तो हम इसको जो 3 जो भागों में हमने बांट रखा था पहले उसको हमने छोड़ के अब हम जो 5 भागों में हम कैसे बांटते हैं उसके बारे में भी हमें नवीन पद्धतियों को अपनाना होगा। इसके साथ में प्रश्नों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। देखो, जब भी UPSC अपना पैटर्न चेंज करती है तो हम माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार कि नहीं होगा हमसे, है ना। जबकि अगर आप क्वेश्चन की गंभीरता को देखोगे या क्वेश्चन को ओवरऑल देखोगे तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 2023 में UPSC ने पूछा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कीड़ों को पकड़ने के लिए लकड़ी का टूल का यूज़ करता है या लकड़ी का टूल बनाता है। अब सीधी सी बात है, अगर लकड़ी का टूल बना रहे हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ पंजेनुमा जो है वो संरचना नहीं होकर बल्कि कुछ अंगुली नुमा संरचना होनी चाहिए, क्योंकि अगर लकड़ी का औजार बना रहा है तो उसको तीखा भी करेगा, है ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेगा, तो उसके लिए लकड़ी को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने क्वेश्चन से वहाँ से समझ लिया कि लकड़ी को पकड़ना इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से कौन कौन से जो 4 ऑप्शन दे रखे थे उनमें भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। 3 ऑप्शन आपका डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएंगे और उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ओरेंगुटेन। आपने क्रिश मूवी में भी देखा होगा कि एक तरफ क्रिश खड़ा रहता है, ऋतिक रोशन खड़ा रहता है, और एक तरफ जो एक जानवर खड़ा रहता है बंदरनुमा, वही बेसिकली ओरेंगुटेन है
है ना, और दोनों के बीच में कंपटीशन लगता है कि कौन पोल पर चढ़ जाएगा। अगर पोल पे चढ़ना है आपको तो आपके पंजे भी मजबूत होने चाहिए और आपकी हाथ भी मजबूत होने चाहिए, क्योंकि मानव भी उसी सहारे से चढ़ता है और ओरेंगुटेन भी उसी सहारे से चढ़ता है। तो वहाँ से अगर आप थोड़ा सा लिंक करोगे, है ना, तो सीधी सी बात है, लकड़ी का औजार बनाना है तो बेसिकली हमारे पास हाथनुमा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो बंदरों में देखने को मिलता है ना। और जो ओरेंगुटेन है वो भी एक बंदर की प्रजाति है। तो वहाँ से क्या चीज़ आप लिंक कर सकते हो, बेसिकली कॉमन सेंस आप लिंक कर सकते हो कि जब भी आप नए क्वेश्चन देखो, है ना, जरूरी नहीं कि पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, है ना, या इन्वायरमेंट में जो हमारा नेशनल पार्क वाली थीम चल रही है वहीं से क्वेश्चन आएगा। देखो यूपीएससी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आप बेसिकली उस क्वेश्चन को बना लोगे, है ना। तो ये थोड़ी सी हिंदी माध्यम में मेरे को थोड़ी समस्या देखने को मिलती है। अच्छा, ये तो मैंने 5 समस्या ली इस वीडियो के लिए, है ना। आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हो सकती है या कुछ चुनौतियाँ जो है आप हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट होने के नाते कुछ फेस कर रहे हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ में मेरे लेवल पर उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।